चलिए तो फिर चालू करते हैं हम लोग। आज मुल्कराज आनंद 99 साल भाई साहब जिए तो 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड पाए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड ये पाए थे 1971 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1905 से चालू किए 2004, उसमें क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, शायद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। इनको क्या बोलते हैं कि उसी समय इनकी डेथ हुई थी। मुझे अभी भी याद है कि ये मुल्कराज आनंद की जब डेथ हुई थी, जब पेपर में छपा था, तो मैं पेपर बहुत डेली पढ़ा करता, तो मैंने उसमें क्या बोलते देखा, तो मुझे अभी भी याद है भाई साहब। और हिंदू क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ था पेशावर में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पेशावर में इनका जन्म हुआ था, हिंदू क्षत्रिय फैमिली में क्वेश्चन आया हुआ है। निमोनिया से मरे थे 2004 में। निमोनिया तो नहीं पूछा, लेकिन 2004 पूछा गया है। अरोरा बुक है, सभी को पता है। लालचंद इनके पिताजी है, कॉपर स्मिथ है। लालचंद पूछा गया है। लालचंद दे करके कॉपर स्मिथ क्या प्रोफेशन क्या था, ये पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इंडियन राइटर है जिसके पिता क्या बोलते हैं कि इंग्लिश रेजिमेंटल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हेड क्लर्क थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मतलब कि कौन सा ऐसा इंडियन राइटर है जिसके क्या बोलते हैं कि मतलब पापा जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हेड क्लर्क थे। ईश्वर कौर, ये मम्मी का नाम पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन राइटर्स में मतलब मुल्कराज आनंद से बायोग्राफी से सिर्फ इतने क्वेश्चन अभी तक आया है। 4-5 पॉइंट बनते, ज़्यादा नहीं बनता। खालसा कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया था अमृतसर का, ये क्वेश्चन में आया हुआ। 1921 में खालसा कॉलेज उन्होंने अमृतसर का ज्वाइन किया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर में। नवोदय विद्यालय का जाकर के पेपर उठा कर देख लेना, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा ऐसा इंडियन राइटर था, इंडियन लेखक कौन सा ऐसा है जो कि कौन सा ऐसा इंडियन राइटर है जो कि क्या बोलते हैं कि असहयोग आंदोलन, सिविल डिसऑबीडियंस जो मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने 3-4 राइटर का नाम मेरे को याद था उस समय इंडियन में। मैंने महात्मा गांधी को पहले, चलो महात्मा गांधी का तो था एक मुल्कराज आनंद दिया था, एक खुशवंत सिंह दिया था और एक रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। ऐसे 4 ऑप्शन, आर के नारायण दिया था। 4 ऑप्शन दिया था। तो मुल्कराज आनंद मेरे को पता नहीं था उस समय तक, मतलब मुल्कराज आनंद के बारे में डिटेल कोई जानकारी मुझे नहीं थी। तो उस समय मैंने खुशवंत सिंह माना था, लेकिन जब मैंने मुल्कराज आनंद को डीपली पढ़ा तब ये पॉइंट मुझे याद आया कि मैं उस समय पेपर में जो खुशवंत सिंह मार करके आया था वो गलत किया था मैंने। करेक्ट आंसर जो है वो क्या बोलते हैं, मुल्कराज आनंद था, है ना। बता दे रहा हूँ पूरी काम कहानी, राम कहानी, प्रेम कहानी सब बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो हुआ क्या था। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। लेकिन ये बॉम्बे क्रॉनिकल्स के लिए लिखा करते थे कि वन हु राइट्स फॉर बॉम्बे क्रॉनिकल्स, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन था ऐसा जो कि बॉम्बे क्रॉनिकल्स के लिए लिखा करता था रिव्यू। तो इंडियन राइटर्स में तुम्हारे मुल्कराज आनंद तो थे, इचकल साहब भी थे, और भी कई राइटर हैं जो कि क्या बोलते हैं कि बॉम्बे क्रॉनिकल्स के लिए लिखा करते थे। एस्मिन जो कि इनकी ही लव्स यास्मीन द सिस्टर इन लॉ ऑफ हिज फ्रेंड नूर मोहम्मद। इसको इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे यास्मीन से क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे पूछता है क्योंकि इनका एक वर्क है और वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है 7 समर्स और कन्फेशन ऑफ अ लवर, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। मॉर्निंग फेस भी हो गया। तो ऐसे वर्क्स में क्या बोलते हैं इन लोगों ने, मतलब कि इन्होंने ये जो प्यार का प्रेम की कहानी इनकी चल रही है नूर मोहम्मद की सड़वाइन से, यास्मीन से, उसको बताया है कि मतलब कि हिंदू मुस्लिम होने के चक्कर में ही वॉज रनिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली एंड शी वॉज रनिंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, दैट्स वाई दे कुडंट गेट मैरिज नो। When his beloved found dead, this event shocked him. लो, इनकी जो प्रेमिका थी वो मर गई थी। तो सच में दर्द तो होता ही है, जिसकी हो उसके लिए भी ये बात सही है, जिसकी नहीं है उसको भी पता है कि यार ऑब्वियसली कोई भी अगर डेथ करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा दर्द तो होगा ही होगा ना। 1995 में ही मूव टू इंग्लैंड
फॉर इज हायर स्टडी अंडर इज गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेसर टैब 6। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुल्कराज आनंद साहब ने किसके अंडर में अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि टी.एस. इलियट साहब ने किसके अंडर में अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। मुल्कराज आनंद का भी क्वेश्चन आया हुआ है और टी.एस. इलियट साहब का भी क्वेश्चन आया ही हुआ है। ओके, चलिए। 1936 में ही मैरिड कैथरीन वैन ग्लैंजर। एक फ्रांस की लड़की थी, उसके साथ इनका लव अफेयर हो गया था, कैथरीन वैन ग्लैंजर। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, पूछा तो नहीं अभी तक, फिलहाल पूछ भी सकता है। फ्रांस की लड़की थी, उन्हीं के साथ इनकी लव स्टोरी चल रही थी, तो बाद में इन्होंने उसी से शादी कर लिया था। शी वॉज रनिंग फ्रॉम फ्रांस। इसमें बुक में दिया नहीं हुआ है, लेकिन शी वॉज रनिंग फ्रॉम फ्रांस। वो गए थे वहाँ पे टूर के लिए, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि आपस में दोनों एक दूसरे से लगाव हो गया, और लगाव होने का फिर दे गॉट मैरिड। बट वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ा सा होनी चालू हुई। इसलिए बोलते हैं कि आपके अपने जानने समझने वाले, आपकी अपनी लैंग्वेज, आपके अपने कल्चर, आपके अपने रूल्स रेगुलेशन को जानने वाले लड़की के साथ ही शादी करनी चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसे चांस नहीं मिले यार, इस मामले में कमज़ोर हूँ लगता है। चलो, 1952 में क्या बोलते हैं इनको, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ फॉर वर्ल्ड पीस के लिए इनको 1952 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ल्ड पीस का जो इनको पीस प्राइज़ था वो कब दिया गया था। आप जाना देखना प्रीवियस ईयर की यूजीसी नेट के पेपर्स, लेक्चरर के पेपर्स, आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, मॉर्निंग फेस के लिए इनको 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन, आपके पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। पीजीटी में लोगों को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है कि किस पर्टिकुलर वर्क के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। डेट भी पूछा गया है, जाकर के प्रीवियस ईयर सर्च कर लो, वहाँ पर 1971 डेट पूछा गया है। करीज एंड अदर इंडियन डिशेज, राजस्थान ग्रेड 2 में आया वो क्वेश्चन है कि किसका वर्क है करीज एंड अदर इंडियन डिशेज। तो इसमें मेरे को लगा फीमेल टाइप का है, तो ऑब्वियसली कमला दास करी होगी, कमला दास का ही होगा। मैं कमला दास मार के बैठा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये भाई साहब क्या बोलते हैं, ये मुल्कराज आनंद साहब हैं, पंजाबी हैं, तो इनको करी हो गया, सरसों का साग हो गया, और क्या मक्के की रोटी हो गई, चने का साग हो गया, और मठा करी, ये सारी चीज़ें इनको पसंद थी। खूब जम के खाते थे, बड़े बम्पर शरीर के थे, बड़े विशाल शरीर के थे, खूब जम के खाया करते थे, एकदम लंबी चौड़ी इनकी पर्सनालिटी थी, और इन सब चीज़ों को बहुत खाना पसंद करते थे। अनटचेबल जो इनका वर्क है 1935 का, ये तो आप लोग जन्मे करते हो, 1935 से पूछता है ना। और इसका जो प्रीफेस था, अनटचेबल का जो प्रीफेस था, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि हु रोड द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल का प्रीफेस किसने लिखा था? तो प्रीफेस लिखा था, क्या बोलते हैं कि E.M. फास्टर साहब ने। ठीक है, अनटचेबल जो वर्क है इनका, उसका जो प्रीफेस था इसका ज्वाइन नहीं हो रहा है जी। नेटवर्क वीक है, जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा है नेटवर्क वीक है। ओके, चलिए। तो अनटचेबल वाफी द कूली है। द कूली में क्या बोलते हैं कि उन्होंने इंडिया की जो एक मुन्नू नाम का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है मुन्नू नाम का, 14 साल का बच्चा है, और रिक्शा खींचने का काम करता है। जो हाथ गाड़ी होती है उसको ऐसे पकड़ करके उसमें लोगों को बैठा करके खींचने का काम करता है। दिखा रहा है, मतलब गरीबी दिखा रहा है कि ऑन दैट टाइम, उस समय पर्टिकुलर टाइम में जो भारत की गरीबी थी, लोग कितने गरीब थे, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे थे चीज़ों को लेकर के। टू लीव सन अ बर्ड
एक गरीब बच्ची के हैरेसमेंट को लेकर की कहानी दिखाई जाती है कि गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती, उनको जो जैसे चाहे वैसे मिसयूज़ कर सकता है, वो जो जैसे चाहे वैसे उनको यूज़ कर सकता है। अगर वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पड़ते भी हैं तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनको कुचल दिया जाता है। ठीक है, द विलेज प्रेम कहानी है द विलेज। ठीक है, लाल सिंह ट्रिलॉजी का एक पार्ट है द विलेज। अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये भी लाल सिंह ट्रिलॉजी का क्या बोलते हैं कि दूसरा पार्ट है। ठीक है, द स्वॉर्ड एंड द सीकर, ये भी लाल सिंह ट्रिलॉजी का तीसरा पार्ट है। द विलेज हो गया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गया, द स्वॉर्ड एंड सीकर हो गया। लाल सिंह ट्रिलॉजी जो शुरू होती है तो उसी का एक पार्ट है। 39 में आया था द विलेज आपका, 40 में आया था अक्रॉस द ब्लैक वाटर और 42 में आया था द स्वॉर्ड एंड द सीकर। ये कहानी है द स्वॉर्ड एंड द सीकर की। आप एक जो फौजी जो जाता है वहाँ पे लड़ता है, पहले तो बॉर्डर पे लड़ रहा है, दूसरा फिर उसको संघर्ष करना पड़ता है वापस आकर के अपने लोगों के लिए, अपने खेती के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने लोगों से संघर्ष करना पड़ता है। इस चीज़ को दिखा रहे हैं। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, ये था बड़ा बड़कवा की कहानी है, बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज। बड़ा बड़कवा की कहानी है। उसमें वो जो नाई होता है उसको बुलाया जाता है कि एक काम करवे, अगर बाबू साहब का क्या बोलते हैं कि हजाम हजाम बना दिएगा। नाई ने कहा ठीक है, उससे काम करवाते तो उसको कुछ देते भी नहीं थे। नाई का दिमाग खराब हो गया। नाई ने कहा अच्छा साहब बताते तुम्हें। वो गया नहीं बनाने के लिए, तो उसको आया धमकाया, बोले नहीं। बोले ठीक है तू मत आ, दूसरे को बुला लेंगे। दूसरे को बुलाने के लिए गया, दूसरे ने क्या किया ना, सबको एक इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लिया। कहा इसका सारे का दाढ़ी वाल बनाने, इसका हजाम बनाने किसी को नहीं आना है, छोड़ो। सब लोगों ने एक यूनियन बना लिया। तो पहले क्या था नहीं, अभी भी आप लोग देखते होंगे गाँव में होते हैं ना कि ऐसे कुछ नाई लोग होते हैं, वो आते हैं घर पे आकर के सेविंग्स और वगैरह वगैरह सब बना करके जाते हैं, सेविंग बना करके जाते हैं। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा देखने को मिलता है। तो आज की तो 60-70 साल पहले की घटना है, 80 साल पहले, 90-100 साल हो गया अप्रॉक्स, 80-90 साल पहले की घटना है। 1944 की बात कर रहा है, तो अप्रॉक्स 60-20-80 साल, 80-85 साल पहले की घटना है। तो सोचो उसमें क्या रंगबाजी रही होगी। तो जो नाव था उसने कहा कि अगर तुम्हें दाढ़ी बाड़ बनवाना है तो बेटा यहाँ पे नहीं, घर पे आकर के वाला सिस्टम कहता ना, तुम उधर चौराहे पे मैं दुकान खोल रहा हूँ, उधर आओ, वहीं पे होगा जो कुछ भी। तो इस तरह से सारे के सारे नाई लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, अपनी एक टीम बनाई, और टीम बना कर के लोगों ने दुकान खोलना, और दुकान खोलने के पश्चात सारे के सारे मतलब कि अपना एक वो बना लिए कि अब हम काम यहीं पे करेंगे, और तुम्हें अगर सर्विस लेनी है तो तुम यहाँ पे आओ, उसका आपकी सर्विस लो। ठीक है। द ट्रैक्टर एंड कॉन एंड गॉडेज ऑफ अदर स्टोरीज है। बिग हर्ट एक वर्क है इनका। बिग हर्ट जो है ये क्या बोलते हैं कि कहानी है अनंता और जानकी की। अनंता और जानकी की कहानी है बिग हर्ट जो है, 1945 में आया था। इंडियन फेरी टेल्स रीटोल्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, इंडियन फेरी टेल्स एंड रीटोल्ड। अपलॉजी फॉर हीरोइज्म एंड एस सर्च ऑफ फेथ। ठीक है, नॉन फिक्शन स्टोरी। 7 समर्स इनका बायोग्राफ है। 7 समर्स, अगर आप मुल्कराज आनंद की बात करो तो 7 समर्स पूछा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इसमें। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें उस लड़की यास्मीन का जिक्र किया इन्होंने, वो जो इनकी लव स्टोरी थी यास्मीन के साथ में, उस बच्ची का जिक्र किया इन्होंने। तो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसमें जो 1951 लिखा हुआ है बगल में, ये डेट पूछा गया है। 7 समर्स, आप PhD का पेपर जा करके खोल करके देखना, आपको कई जगह मिल जाएगा ये 7 समर्स। ओके। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है
ये प्रिंस विक्टर अशोक की कहानी है, ठीक है। प्रिंस विक्टर अशोक की कहानी है। ये भाई साहब बहुत ही लस्टी टाइप के पर्सन थे, जिनकी एक रखैल हुआ करती थी, नाम था उसका गंगादासी। गंगादासी उसका नाम था। रानी टिकियाली रानी जो थी इनकी पत्नी हुआ करती थी। तो टिकियाली रानी कहती थी कि यार कि अपने पति प्रिंस विक्टर अशोक कुमार ऑफ शामपुर के राजकुमार थे। तो रानी टिकियाली देखो हर हस्बैंड को उसकी पत्नी जो होती है, वाइफ जो होती है, उसको टैकल करने का प्रयास करती है कि मेरा जो पति है वो इधर उधर किसी और रास्ते पे भटके ना। मतलब कि सिवा जो रानी टिकियाली है कि वो उसको बांधने का प्रयास करती है कि मेरा जो पति है, जो गंगादासी है, जो है इसके चक्कर में पड़ा हुआ है, एक प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में पड़ा हुआ है, पैसे वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको ये भूल जाए और मेरे साथ में रहे। तो करती है, लेकिन उसको बांधने का प्रयास करती है, उसको अंदर रखने का प्रयास करती है। इवन कहता है कि देखो मैं ना, मेरे को टिकियाली रानी ने बांध रखा है, मैं ना एक चूहे की होल के जैसा हो गया हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरे को इसने बांध रखा है, ये मेरे को इस दुनिया में टिकियाली रानी लेकर के आई है। अगर मुझे ये जो गंगादासी है, गंगादासी से अगर ये दूर ना करे, टिकियाली रानी मेरे को गंगादासी से अगर दूर ना करे ना, तो मैं किसी औरत के पास नहीं जाऊँगा। मुझे सिर्फ गंगादासी चाहिए। अगर गंगादासी के पास अगर मेरे को जाने के लिए इसने परमिशन दे दिया, इसने मेरे को गंगादासी से दूर नहीं किया ना, तो मैं किसी और औरत के पास नहीं जाऊँगा। मतलब उधर जाने दो ना, बाकी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मतलब कि बांध रखा है। और गंगादासी जो थी वो रखैल थी। किसकी रखैल थी? महाराजा की रखैल थी। महाराजा ऑफ शामपुर की रखैल थी वो। और भाई साहब चक्कर में पड़े थे, प्रेम में पड़ गए थे प्रिंस विक्टर अशोक। अपनी मम्मी की उम्र की औरत को तो छोड़ दिया होता, ठीक है। तो वही वाला हाल है। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड अनदर स्टोरीज भी है इनका। पावर ऑफ डार्कनेस अनदर स्टोरीज है। द बोल्ड वुमन एंड काउ, इसका दूसरा नाम क्या है ये पूछा हुआ है। द ओल्ड वुमन एंड द काउ। गौरी मतलब कि काउ, ये कहानी है एक गौरी नाम की औरत की, जिसने शादी किया था पंछी से। पंछी से शादी किया था, पंछी उसका हस्बैंड था। गौरी फ्रीडम वाली लाइफ चाहती है। उसको लगता है कि नहीं, मेरे को ना बस मज़े करने, ज़िंदगी को जम के जीना है। वो शहर जाना चाहती है, घूमना चाहती है, घूम के आना चाहती है। जब वो शहर पे जाती है, घूम के आती है, तो उसने गौरी एक्चुअली उसके यहाँ एक गाय थी। वो उस गाय की बड़ी सेवा किया करती थी। लेकिन उसमें वो दिखा रही कि सेवा तो भले पाती थी, वो गाय अलग अलग भोजन पाती थी, सेवा भी पाती थी, लेकिन वो गाय बधी हुई थी। मतलब जैसे एक बार मैंने एक मैडम से मैं बात कर रहा था, तो मैडम ने मेरे से बड़ी अच्छी लाइन कही थी, आज मुझे याद है, कि सर मैं अपने हस्बैंड के लिए सोन चिड़ैया हूँ। इवन वो कहते भी हैं कि तुम मेरे लाइफ की सोन चिड़ैया हो, सोने की चिड़िया हो, तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ आ गया। तो लेकिन मैडम ने रोते हुए बड़ी अच्छी लाइन कही थी, मुझे आज भी याद है, आज के साल 1.5 साल पहले की बात है, कि सर सोन चिड़ैया तो हूँ उनकी ज़िंदगी की, लेकिन आज भी पिंजड़े में ही बंद हूँ। ना अपने मन का पहन सकती हूँ, ना अपने मन का घूम सकती हूँ, और ना अपने मन का बोल सकती हूँ, और ना अपने मन का कर भी नहीं सकती। सर सोन चिड़ै तो हूँ, लेकिन आज भी पिंजड़े में बंद हूँ।
कि उसी घर के चार दीवारी के भीतर रहना है, बाहर निकलना है तो घूंघट में। तो कुछ ऐसी ही कहानी ओल्ड मैन एंड द काऊ की है कि वो जो गौरी है गाय की सेवा करती रहती है और उसको लगता है कि जैसे ये बधी है ना वैसे मैं बधी हूँ। वो शहर जाना चाहती है। मिस्टर कोरोनर महेंद्र भी एक शहर के डॉक्टर थे, उनसे भी थोड़ा सा उनका कांटेक्ट था। जब वहाँ पे वो जाती है भाग करके फिर वापस आती है तो इन लोगों को लगता है कि गंदा काम करके आई है। जैसे पंछी को लगता है गंदा काम करके आई है मेरी बीबी, तो उसको पनिश करते हैं, उसको चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं, उसके ऊपर हाथ उठाते हैं। तो कहती है यार कि शहर की लाइफ बड़ी मस्त है, वहाँ पे औरतें कहीं पर भी कैसे भी घूम सकती हैं। गांव की लाइफ में कितना बाउंडेशन है, तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब हद ही है यार ना। वो जगह अच्छा है, हर कोई यहाँ पे जज करने लगता है, हर कोई यहाँ पे कमेंट पास करने लगता है, हर कोई यहाँ पे आपके चरित्र को वो गंदा कहने लगता है। कहती है कि वो जगह बढ़िया है शहर। फिर लास्ट में वो परेशान हो जाती है, अपने गाय को भी छोड़ देती है, खुद भी आज़ाद हो जाती है, अपने हस्बैंड को छोड़ करके वो शहर चली जाती है। यही भी स्टोरी खत्म। एक अगला है द रोड। द रोड की भी कहानी बड़ी गजब की है। पलायन की बात कर रहा है द रोड जो है, पलायन की बात करता है। कैसे पलायन की बात करता है? एक पात्र है इसमें भिखू, एक बड़े लोग हैं, एक तरफ अमीर लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग। एक तरफ ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों का एक समूह है और एक तरफ दलित लोगों का समूह। रास्ता बीच से जा रहा है, सड़क बन रहा है। सड़क के उस पार जो हैं वो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं। सड़क के इस पार जो हैं वो अमीर। नियम ऐसा बनाया गया है कि वो लोग सड़क के इस पार नहीं आएंगे और ये लोग जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। वो उनके बच्चे सड़क पर खेल भी नहीं सकते और सड़क पे चढ़ भी नहीं। जो पंडित का बेटा था वो गया दलित के घर पे आग लगा करके चला आया। पंडित बहुत समर्थन करता था दलितों का। पंडित का ही बेटा गया घर पे, उसकी आग लगा कर चला आया। जो क्षत्रिय का बेटा था वो पहले मारा पीटा था जम के सारे दलितों को। बेवकू जो कैरेक्टर था, बात हुई कि इसको मारे पीटे हो तो पानी वानी पिलाओ, नहीं तो रोड बनवाओ, थोड़ी सी मदद करो। यही सजा है पंचायत की। उसने पानी तो पिलाया, लेकिन उसके बाद पानी पिलाने के बाद जम के पूछा कि लो बेटा पानी पी लिए ना, अब तुम्हारी सेवा कर देते हैं। जम के पूछता है। उसके बाद फिर वो भिखू जो था वो उसी सड़क को पकड़ता है जो सड़क गुड़गांव की तरफ जाती थी, शहर की तरफ जाती है वो सड़क। उसी सड़क को पकड़ करके वो पलायन कर जाता है। 1961 की कहानी है, पलायन की बात करती है। आज मैं चारों इंडियन राइटर का, बाकी और सब कुछ का कोशिश करूँगा और अमेरिकन राइटर्स का भी PDF बना करके अरोरा बुक का डाल दूँगा, अपने बुक का PDF। और अगर आपके पास अरोरा बुक नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो यार, कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई करने का, ठीक है। अगर आपके पास अरोरा बुक नहीं है तो पढ़ाई मत करो, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। और अगर आपके पास अरोरा बुक है तो कोशिश ये किया करो कि दाल चावल छोंकते हुए या फिर क्या बोलते खाना बनाते हुए पढ़ने के बजाय थोड़ी देर किताब लेकर के बैठ जाया करो, उसका फ़ायदा मिलेगा। मजाक में लेकर के चलोगे तो आपका ही नुकसान है, सीरियसली लेकर के चलोगे तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। चलो, क्योंकि मजाक लेकर के चलोगे तो एक कंपटीशन है भैया। आप मजाक में लेकर के चले हो
बाकी जो इलाहाबाद में बैठा हुआ है, जो कोई बच्चा इलाहाबाद में बैठा हुआ है, फिर कहीं पर्टिकुलर किसी जगह में बैठा हुआ, इलाहाबाद में बैठा है, बनारस, कानपुर, कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो वो ना कंपटीशन को बहुत सीरियसली ले रहा है। आप मजाक में ले रहे हो तो आप ले लो मजाक में, आपको उसका इनाम मिल जाएगा, और जो सीरियसली ले रहा है उसको भी आप उसका इनाम मिलेगा। चलो ठीक है, मैं नहीं करा कि आप बाहर जाओ, लेकिन आप घर पर भी डेडिकेट हो सकते हो। आप खाना पीना बनाने का टाइम अगर निकाल दो और बाकी चीज़ों को अगर मैनेज करने का टाइम अगर निकाल दो, तो एज ए हाउस वाइफ भी आपको काफ़ी टाइम मिल सकता है। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो, बच्चे अगर हैं भी तो कर रही हैं, सारी औरतें कर रही हैं, करिए आप भी वैसे करिए। अब ये सोचो कि आपके पास से बाल बच्चे हटा दिए जाएं, आपके पास से हस्बैंड को हटा दिया जाए, पूरा परिवार हटा दिया जाए, पूरा संसार हटा दिया जाए, तब जा कर के आप क्या बोलते हैं कि कंपटीशन को क्वालिफाई करोगे, तो वो भी कुछ नहीं करोगे। दिन भर बैठ के मोबाइल चलाओगे, टीवी देखोगे और कुछ नहीं करोगे, तभी मैं सोचो हाँ कि तब कंपटीशन क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स ही आपको स्ट्रगल करने के लिए वो करती है, प्रेरित करती हैं। मेरे फैमिली में भी है, मेरे फैमिली के लोगों ने मेरे को अवॉइड कर दिया था, पूरी तरह से मेरा कॉल तक रिसीव नहीं करते थे, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट भी नहीं करते थे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी, मैं शाम को पढ़ाई करने के लिए बैठता था, सुबह शाम को 6 बजे 7 बजे और सुबह 6-7 बजे उठता था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। अब एक बात बताओ यार, रात में इतनी ज़बरदस्त की नींद आती है, आप 12 बजे तक जग सकते हो, 1 बजे तक जग सकते हो, 2 बजे तक जग सकते हो, 3 बजे ना आपको झटके आने चालू हो जाएंगे। 3 बजे तक आपको झटके आने चालू, बाल बहुत तेज झड़ता है, मेरे तो काफ़ी इसी में चक्कर मुड़ गया है। तो 3 बजे रात को आपको झटके आने चालू होंगे, आप उस समय ना मतलब कि खुद को रोक नहीं पाओगे, आपको नींद आनी ही आनी है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे सभी फैमिली के जो भी लोग कमेंट करते थे, फिर और बाकी आस पड़ोस लोग जो कमेंट करते थे, वो बातें याद रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। अब अगर सारी सुविधा मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो लौंडे जो हैं आजकल पबजी खेलेंगे और लड़कियाँ क्या बोलते हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाना चालू कर देंगी बैठे बैठे। ठीक है, तो ये भी एक वो है। जैसे भी आप हैं, जिस कंडीशन में आपने प्रभु ने आपको सही कंडीशन रखा है, उसके लिए धन्यवाद करो कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और उसी कंडीशन में आप स्ट्रगल करके उसी कंडीशन में आप क्या बोलते हो सक्सेस ले सकते हो। जैसे वो 3 क्वेश्चन में था ना कि सबसे बेहतरीन समय कौन सा है, जिस समय में आप हो, सबसे बेहतरीन कार्य कौन सा है, जिस कार्य को आप कर रहे हो, सबसे बेहतरीन क्या बोलते हैं कि परिस्थिति कौन सी है, जिस परिस्थिति में आप हो। ये नहीं कहा कि आप ये होते तो आप ये करते, आप अमिताभ बच्चन के बेटे होते तो फिर आप सलमान खान जैसे सुपरहिट फिल्म देते। नहीं, आप फ्लॉप हो तो फ्लॉप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसके बेटे हो। ठीक है, और जो टैलेंट है वो कभी ये नहीं देखता कि आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, आपके साथ वो ट्रेजेडी हुई है, आपके साथ ये गलत हुआ है। यार दुनिया में कौन है ऐसा जिसके साथ गलत नहीं हुआ है? सबके साथ गलत हुआ, सबके साथ गलत हो रहा है, उसी गलत में ही क्या बोलते हैं सही निकाल लेना, यही आपकी काबिलियत है। फिर आपकी इज्जत क्या लोग देंगे जब आप लोगों के जैसे आप भी रोते रहोगे, आप लोगों जैसे आप भी क्या बोलते अपनी प्रॉब्लम्स गिनाते रहोगे, लोगों जैसे आप भी क्या बोलते रहोगे हाँ यार मतलब नहीं मैं नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली यार मैंने लोगों को देखा है, मैं बता तो रहा हूँ, तमाम सारे लोगों को मैंने स्ट्रगल करते सक्सेस लेते देखा है। एक लड़का था सिलाई करता था, सिलाई करते करते बंदा टीजीटी क्वालिफाई किया था। चलो टीजीटी की उसमें इतनी ज़्यादा सीट थी कोई भी क्वालिफाई कर सकता था, थोड़ा सा अगर कॉन्शियस रहता, थोड़ा सा अगर अपने दिमाग को बैलेंस करके रखता, तो उस समय इतनी सीटें थी कि कोई भी एवरेज इंसान भी क्वालिफाई कर सकता था, उसके लिए बहुत टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सन 2012 से वो सिलाई का काम करता था, लेडीज़ टेलर था, और लेडीज़ टेलर सन 2021 में जाकर नौकरी पाया है। ठीक है, वो कहता है नहीं भाई मैं तो सुबह से लेकर के शाम तक तो लेडीज़ कपड़े सिलता हूँ, मुझे कहाँ पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलता है। और इसलिए बहाना है। ठीक है, हाँ एक मामले में कह सकता हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आप माँ का रोल अदा कर रही हो तो हाँ ठीक है, लेकिन उसका भी एक वो होता है कि वो जो बहुत छोटा बच्चा होता है तो दिक्कत होती है, लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो अरेंज हो जाते हैं, मतलब बच्चे स्कूल चले गए या फिर बच्चे हट गए तो फिर आपके पास इनफ टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। बहाना बताओ, गलतियाँ गिनाओ, कमियाँ गिनाओ तो दुनिया भर की बहुत सारी हैं। पैसे की भी दिक्कत बता दूँ मैं, पैसे का भी लोगों को लगता है नहीं मेरे पास ये प्रॉब्लम पैसे का, मेरे पास वो प्रॉब्लम पैसे का। कहा है इलाहाबाद में जाकर लोग नहीं देते हैं 27,000, 35,000, 30,000, 17,000, 18,000 दे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं। अभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हैज़ार्ड्स फैमिली में आ जाए, तुरंत फटाक से पैसा निकल जाता है, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा निकल जाता है।
कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बस वो बहाना है। वो अंदर से क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं होता तो फिर आपको हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स दिखेगी। अंदर से आप मोटिवेटेड हो, आप सिलेक्शन के करीब हो, आपको लग रहा है कि हाँ कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, तो आप पैसा भी खर्च करोगे, किताब भी क्या बोलते हैं खरीदोगे, फीस भी आप दोगे, और उसका फिर क्या बोलते हैं कि आप सिलेक्शन भी लोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना अंदर से, मैं सच्ची एकदम रियल बात बता रहा हूँ, मैं जब फीस ले जाकर के भैंस बेच करके जब मैंने फीस ले जाकर के पहली बार पेमेंट किया था ना, तो मेरे को पता क्या पता था, अबे साला सबकी नौकरी लग जाती है तो मेरी भी लग जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिनों काम करना है बस, ये बुक कंप्लीट करना है, ये बुक कंप्लीट करना है, बस हो गया, मेरी भी नौकरी लग जाएगी, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। और सही बात है, मैं वही चीज़ हुआ मेरे साथ, ये सबकी नौकरी लग जाती है तो मेरी भी नौकरी लग जाएगी, ये कौन सी बड़ी बात है कि नौकरी लेना बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है। बस अगर आपको स्वयं पे भरोसा है कि आप सिलेक्शन ले रहे हो, आप जो कर रहे हो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, तभी आपको पैसा भी आपको खर्च करने में मज़ा आएगा, तभी आप किताबें भी खरीदोगे, तभी आप क्लास भी लोगे। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ना क्लास लोगे अच्छे से, ना पैसा खर्च करोगे। जब लग रहा हो ना कि आपको हाँ यार कि ये पैसा हम जो खर्च कर रहे हैं इससे हम कुछ बन जाएंगे, तब आप करोगे। और जब आपको लग रहा हो नहीं यार कोई गारंटी नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे, अभी तुम सामने वाले के ऊपर डाउट कर रहे हो, पहले खुद की देख लो ना भाई, सामने वाला तो सब कुछ करके बैठा है पहले से ही, खुद की देख लो पहले तुम, हमें तो गलत कह नहीं सकते, इसलिए पहले खुद की देख लो। इसका मतलब पहले कि तुम्हें खुद पे डाउट है। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जितने भी लोग आज तक जॉब लिए हैं या अच्छी पोस्ट पर गए हैं, वो अलग से उनके पास सींग पोछ नहीं होता है, वो हमारे तुम्हारे बीच के 4 CHU टाइप के लोग होते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिमाग को संभालते हैं और सिलेक्शन लेकर के निकल जाते हैं। रूट्स एंड फ्लावर्स इनका वर्क है, कन्वर्सेशन ब्लूम्सबरी नॉन फिक्शन है, 9th मूड्स ऑफ वार्ता, पावर एंड पिटी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पावर एंड पिटी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल क्या बोलते हैं, नहीं तो आज रात में ये अनटचेबल की जो स्टोरी है वॉइस कॉल पे क्लास चलेगी। ओके, थैंक यू।